चलिए स्टार्ट करते हैं। वेटिंग टाइम जो हमने डिसाइड किया था वो वेटिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेशन आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दो कंटेंट्स को स्टार्ट किया था। इस पर काफी चर्चा भी हमने की थी। आज इनके आगे वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बीओपी क्या है वो भी देखा था, उसके चार कंटेंट्स या पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है वो भी हमने डिस्कस किया था। बीओपी के चार या तीन अकाउंट्स थे, चौथा तो अकाउंट हम नहीं कहेंगे। बीओपी के कितने अकाउंट्स है? मेन तीन अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट को करंट अकाउंट जो बनता है अलग अलग चार अलग अकाउंट से मिलकर ये करंट अकाउंट बनता है। गुड्स अकाउंट का बैलेंस, सर्विस अकाउंट का बैलेंस, प्राइमरी इनकम अकाउंट का बैलेंस और सेकेंडरी इनकम अकाउंट का बैलेंस, इन चारों अकाउंट्स का बैलेंस मिलकर जो टोटल होती है उस टोटल बैलेंस को ही कहा जाता है करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, तो हमने ये भी देख लिया था। तो गुड्स अकाउंट में क्या है कि प्योर गुड्स जो होती है, जो विजिबल गुड्स जो होती है, उनका यदि एक देश अन्य देशों के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग गुड्स अकाउंट में की जाती है, जिसको हमने कहा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको ट्रेड बैलेंस जस्ट ऐसा भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है ये समझ लेना है। गुड्स अकाउंट में केवल विजिबल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कोई भी गुड्स हो। ओके, मगर सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि सर्विसेज वाला अकाउंट सेपरेट है। करंट अकाउंट में सर्विस वाला टाइटल जो है वो सेपरेट है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता होगा आपके माइंड में कि सर्विसेज मीन्स कौन सी सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज? इंटरनेशनल ट्रेड पर इंडिया के द्वारा किस सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किस प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है या किस प्रकार की सर्विसेज को लिया जाता है, ये इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो कोई बात नहीं, हम इसकी एक डिटेल में लिस्ट देखेंगे कि किस प्रकार से सभी सर्विसेज को इस बीओपी में कैटेगराइज किया जाता है। हर एक कैटेगरीज में अलग अलग सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है पूरी तरह से। जब आईएमएफ ने अपनी बीपीएम 6 को जब उन्होंने पब्लिश किया था, उस बीपीएम 6 में उन्होंने सभी प्रकार के सर्विसेज को एक पर्टिकुलर बंच में या पर्टिकुलर कैटेगरी में उन्होंने इंक्लूड किया है, और उन्हीं मेन कैटेगरीज को इस बीओपी में इंक्लूड किया गया है। ओके, हम मेन कैटेगरीज की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो हमारा लास्ट डिस्कशन था, मैंने कंपैरेटिवली आपको कहा था कि अमेरिका, इंडिया और चाइना, इन तीन कंट्रीज का अगर हम बात करेंगे तो सबसे इन सभी अकाउंट में से जो आपको ये गुड्स वाला अकाउंट दिखाई देता है ना, तो गुड्स अकाउंट में सबसे नंबर 1 जो है वो है चाइना पूरे वर्ल्ड में। ओके, सर्विसेज अकाउंट में नंबर 1 में कौन है? तो वो है अमेरिका। ओके, और फाइनेंशियल अकाउंट में भी अमेरिका नंबर 1 में है। ऐसा हम पिछले कुछ रिपोर्ट का जब हम एनालिसिस करेंगे तब ये बात हमें समझ में आती है। इंडिया की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि सिचुएशन कैसी होती है, नेचर कैसे होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का या बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है और बैलेंस्ड होता है। फेवरेबल किसे कहेंगे? फेवरेबल यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उस सिचुएशन को हम फेवरेबल सिचुएशन फॉर पर्टिकुलर अकाउंट ऐसा हम उसको कह सकते हैं। अनफेवरेबल सिचुएशन किसे कहेंगे? जब आपकी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तब उस सिचुएशन को आप अनफेवरेबल सिचुएशन कहेंगे। अब बैलेंस सिचुएशन क्या होती है? जितना एक्सपोर्ट किया है बस उतना ही यदि आप इंपोर्ट करते हो, यदि आप मिस आपकी कंट्री या कोई भी कंट्री, तो उसी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस्ड है ऐसा हम वहां पे कहते हैं। ठीक है, तब इन तीन सिचुएशन को अगर आप देखोगे तब पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के ऊपर आप फोकस करोगे
मान लो कि हम चाइना के ऊपर फोकस करेंगे, चाइना का जो गुड्स अकाउंट है वो फेवरेबल है। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का गुड्स अकाउंट अभी तक सिर्फ 2 या 3 ईयर में ही फेवरेबल रहा है, बाकी पिछले 100 साल में एक भी बार वो फेवरेबल नहीं था। पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 या 3 ईयर्स या साल ऐसे थे जिस ईयर में इंडिया का बीओटी जो है वो फेवरेबल था, मगर चाइना का बीओटी अभी भी फेवरेबल ही है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, उसकी तुलना में इंपोर्ट बहुत कम करता है। अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका का बीओटी भी अनफेवरेबल है, मींस अमेरिका भी क्या करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। सर्विसेज की तुलना में यदि इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का सर्विसेज अकाउंट जो है वो फेवरेबल है। फेवरेबल मींस पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है इंडिया के। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इंडिया के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी अमाउंट जो है वो बहुत अधिक है, तुलना में किसके, जो सर्विसेज हम लेते हैं उसकी तुलना में, क्योंकि हम ज्यादा सर्विसेज बेचते हैं और कम सर्विसेज की खरीदी करते हैं। तो इस एंगल से हम क्या कहेंगे, वो अकाउंट जो है वो फेवरेबल अकाउंट है। सपना अपना आवाज कम कर दो, ठीक है। अब यूएसए की अगर बात करें, यूएसए यानी अमेरिका की अगर बात करोगे तो अमेरिका भी इस सर्विसेज अकाउंट में फेवरेबल है, मींस उसका अकाउंट फेवरेबल सिचुएशन में है या फेवरेबल नेचर का उसका अकाउंट है। प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम ये डिपेंड्स करता है कि आपके पास कितना कैपिटल अकाउंट है और आपके पास कितना फाइनेंशियल अकाउंट है। आपका फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट कैसा है उसके बेस पर ये प्राइमरी और इनकम सेकेंडरी इनकम अकाउंट वेरी करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सर्विसेज अकाउंट में एक्चुअल में किस प्रकार की सर्विसेज इंक्लूड होती है। आगे मैं नेक्स्ट मूव कर देता हूँ, बहुत आगे है वो पॉइंट, ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पे जो है मैंने एक चार्ट एज पर बीपीएम 6 जो चार्ट आईएमएफ ने बनाया है वही चार्ट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। इससे इस प्रकार से ये चार्ट बनाया जाता है, ऐसे नंबरिंग होती है। पहले नंबर पे होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट कहाँ से, एक नंबर पे इसका ये इसका जोड़ जो होता है वो कहाँ से, एक पॉइंट ए प्लस एक पॉइंट बी प्लस एक पॉइंट सी, मीन्स एक पॉइंट ए है, उसके बाद बी और सी। अब इस करंट अकाउंट में आईएमएफ क्या कहता है कि गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, प्राइमरी इनकम अकाउंट, सेकेंडरी इनकम अकाउंट का जो बैलेंस है उनका जोड़ करो, उनका सम करो और जो बैलेंस आता है वही आपका करंट अकाउंट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन किया जाता है, मगर इनका सिर्फ टोटल जो होता है उसी को ही कंबाइन किया जाता है, मगर डिटेल में जो क्लासिफिकेशन होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो पर्टिकुलर अकाउंट में ही होता है। जैसे कि यहाँ पे गुड्स अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, गुड्स अकाउंट में स्पेशली आपको जनरल मर्चेंटाइज ऑन बीओपी बेसिस, मींस यहाँ पे सब प्रकार की गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर मर्चेंटाइज, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, अब अलग अलग कंडीशंस जैसे सिचुएशंस आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, ट्रेड में, जैसे कि री एक्सपोर्ट हो, री इंपोर्ट हो, उसी सिचुएशन के आधार पर ये नेट एक्सपोर्टिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। नॉन मॉनेटरी गोल्ड जो होता है, अब इस गुड्स में नेट एक्सपोर्ट, जनरल मर्चेंटाइज और नॉन मॉनेटरी गोल्ड, इनको इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन मॉनेटरी गोल्ड वो होते हैं जो बट इसके इससे रिलेटेड एक अलग सा हेड है, उसके अगेंस्ट उसके अलावा जो गोल्ड आता है वही गोल्ड नॉन मॉनेटरी गोल्ड में रजिस्टर किया जाता है या उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। जो आईएमएफ की तरफ, सॉरी वो रिजर्व बैंक की तरफ जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है या जो कुछ रिजिड मेटल्स होते हैं या प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं, उन सभी का अकाउंटिंग जो होता है वो इसी में ही होता है, ठीक है।
नॉन मॉनेटरी गोल्ड में आप इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना था मुझे क्या क्या इंक्लूड होता है। ये तो हुआ गुड्स के बारे में। अब सर्विसेज के बारे में यहाँ पे जो लिस्ट आपको देखने को मिल रही है वो आप अपने साइड से इसको ओवरलुक करो, आप सभी इसको सीक्वेंसली एक बार पढ़ो ताकि आपको खुद को पता चले। फिर इसके बाद में क्या डिफरेंस है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। तो सबसे एक नंबर पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट ओन्ड बाय अदर्स। यहाँ पे जस्ट आप समझ लेना कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंक्लूड की जाती है। उसके बाद है मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, मेंटेनेंस या कोई रिपेयरिंग की सर्विसेज जो होती है, जो प्रोवाइड की जाती है या जो कुछ दी जाती है। मेंटेनेंस रिपेयरिंग सर्विस जो हम कैपिटल गुड्स, बहुत बड़ी मशीनरी किसी देश से या किसी अन्य देशों से परचेस करते हैं तो उसके साथ हमें मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का जो काम होता है वो भी हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम उसके बाद थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट वाला जो कंटेंट्स आता है, इसमें ट्रांसपोर्ट कंटेंट आता है, ठीक है। इस लिस्ट में आप फोर्थ नंबर पे देख सकते हो ट्रैवल वाला। ट्रैवल में आप जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैवलिंग होती है उस ट्रैवलिंग रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो सभी ट्रैवलिंग सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो जाती है। स्पेशली बिजनेस ट्रैवल्स हो या किसी ह्यूमन ट्रैवल हो या कोई थिंग ट्रैवल हो, गुड्स कैरेज वगैरह हो, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन जो आप इंडिया में बहुत जगह पर जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं ये आपको पता है। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो या किसी रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बड़े अभी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पुतला या स्टैचू बनाया गया था वो भी एक कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आता है। वो भी कंस्ट्रक्शन अदर कंट्रीज को दिया था, चाइना से हमने वो काम कंप्लीट किया था। उसके बाद जो मेट्रो ट्रेन जो होती है उसका कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज होती है वो सभी हम इस फिफ्थ वाले सर्विसेज में उसको इंक्लूड कर देते हैं। ओके। इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड, वो सभी सर्विसेज हम इस कंटेंट्स में इंक्लूड कर देते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज वही बात है, यहाँ पे इंश्योरेंस और पेंशन रिलेटेड सर्विसेज जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उनको अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से अलग किया है, यहाँ पे अलग हेडिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट है चार्जेस फॉर द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, नॉट इंक्लूडिंग एल्सवेयर। एनआईई का जो फुल फॉर्म है नॉट इंक्लूडिंग एल्सवेयर, अन्य किसी जगह पर जो इंक्लूड नहीं होता। चार्जेस फॉर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, म्यूजिक रिलेटेड कोई कॉपीराइट हो, अब इनके लिए जो चार्जेस होते हैं वो भी एक एज ए सर्विस हम उसको काउंट करते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज यदि कोई प्रोवाइड की गई है या ली गई है तो उसके चार्जेस हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसमें टेलीकम्युनिकेशन आपको पता है जो मोबाइल नेटवर्क रिलेटेड होती है वो सर्विसेज, जैसे कि आइडिया की सर्विसेज है, एयरटेल की है, ओके, तो वो सब रिलायंस की है, तो वो सब सर्विसेज इस टेलीकम्युनिकेशन वाले कंटेंट में आती है। उसके बाद कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कंप्यूटर जो हम इंडिया में इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक कंप्यूटर आईटी हब ऐसे इसको माना जाता है। इंडिया को एक आईटी हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हम यहाँ पे बनाते हैं उनका निर्माण करके हम उनको बेचते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज जो होती है, स्पेशली डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज जो होती है वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आती है। वो भी इंडिया में अधिक मात्रा में उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनका ट्रांजेक्शन किया जाता है। उसके बाद है अदर बिजनेस सर्विसेज। अदर बिजनेस सर्विसेज में कोई भी चीज आ सकती है इसमें। यहाँ पे ऊपर जो लिस्ट लिखी है उसके अलावा अन्य कोई बिजनेस यदि होते हैं तो उस बिजनेस रिलेटेड कोई सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है या कोई लेता है तो उसका रिकॉर्डिंग इस 10th वाले सर्विसेज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है पर्सनल, कल्चरल एंड
रिक्रिएशनल सर्विसेज जो होती है ये यहाँ पे कल्चरल, अब ये गवर्नमेंटल रिलेटेड, कल्चरल का जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंटल रिलेटेड होता है, या किसी प्राइवेट कोई शो यदि होता है इंडिया में, कोई फॉरेन शो होता है या फॉरेन में कोई इंडिया शो होता है, आप देखते हो कि जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है वो कभी इंडिया में होता है तो कभी इंडिया के बाहर होता है। कोई पर्सनल कोई एक्टिविटी हो या इवेंट हो, आपको पता है कि जो हमारे एक्ट्रेस जो होते हैं वो इंडिया में कभी शादी नहीं करते, इंडिया से के बाहर जाके वो शादी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो कोई इवेंट्स होते हैं, पर्सनल हो चाहे वो कल्चरल हो, तो उनके लिए जो सर्विसेज हम लेते हैं या प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में जो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो रिकॉर्डिंग इस 11th वाले पॉइंट में कवर की जाती है। नेक्स्ट जो होता है गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पर, अब इसका यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये एज ए असिस्टेंट या मींस या कोई हेल्प रिलेटेड कोई गुड्स सर्विसेज रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है, मींस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है या गवर्नमेंट ने किसी अन्य देशों की गवर्नमेंट से ली है, तो उसका रिकॉर्डिंग हम इस वाले पार्ट में करते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो पार्ट है अदर्स मींस इसके इस लिस्ट में से यदि कोई सर्विसेज नहीं होती है तो वो सर्विसेज इस लास्ट 13 वाले सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है, जिसका टाइटल उन्होंने अदर्स लिखा है। ठीक है, अब बात आती है कि इन सर्विस में से सबसे ताकतवर कौन कंट्री है, किस कंट्री की सर्विसेज सबसे ज्यादा है। तो यदि इंडिया की बात करोगे, इंडिया के ऊपर फोकस करोगे, इंडिया का सर्विस अकाउंट मैंने कहा था कि इंडिया का सर्विस अकाउंट फेवरेबल है, मींस इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। इसका जो मेन रीजन जो है वो क्या है, इन सभी सर्विस में से सभी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड नहीं करता, इसमें से जो एक सर्विसेज है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो अपनी शक्ति हम जिसको बोलते हैं, इंडिया की शक्ति क्या है सर्विस अकाउंट रिलेटेड, इंडिया की शक्ति कौन सी है, क्या लगता है किस सर्विसेज को इंडिया सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है? उसका आंसर है 9th नंबर वाली सर्विसेज। क्या है 9th नंबर वाली सर्विसेज? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मीन्स मान लो कि इंडिया यदि 100 या 1000 रुपीज की अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस 1000 में से 95,000 रुपीज की सर्विस जो होती है वो टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है। मीन्स 90 to 95%, या ऐसा हम कह सकते हैं 85 to 95% जो शेयर है इंडियन सर्विसेज अकाउंट में, वो किसका है? वो है टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। इसमें इस लिस्ट में चाइना की यदि आप बात करते हो तो चाइना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट चाइना का जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, सभी में चाइना ने इन सभी सर्विसेज में अपना जो शेयर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यदि आप अमेरिका मींस यूएसए की बात करोगे तो यूएसए की सर्विसेज जो लिस्ट दी है, इन सभी लिस्ट में यूएसए अपने अपने जो सर्विस अकाउंट है उसमें सभी सर्विसेज को उन्होंने बैलेंस्ड किया है। सभी सर्विसेज अमेरिका जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके साथ उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो होता है वो दोनों भी करता है। मगर इंडिया स्पेशली जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो पूना में जो आईटी हब है उसके कारण उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन बीओपी में सर्विसेज अकाउंट को फेवरेबल बनाने के लिए, सर्विसेज अकाउंट को इसमें सरप्लस लाने के लिए। बेंगलोर हो, पूना हो, इसमें जो आईटी पार्क्स जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आइए इससे आपको पता चलेगा कि सर्विस अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्राइमरी इनकम अकाउंट जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें स्पेशली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर प्राइमरी इनकम इंक्लूड होता है। प्राइमरी इनकम में स्पेशली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है
उस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम मिलता है, मान लो कि किसी देश में किसी अन्य देश में आपने एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की है, तो उससे जो इनकम आपको जनरेट होता है उसी इनकम को इस प्राइमरी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। मैंने इससे पहले कहा था कि जैसा आपका कैपिटल अकाउंट है, जैसा आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, उसके बेस पर ही ये जो प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम है वो वैरी करता है, इसमें चेंजेस आते हैं। तो उसके साथ कोई इंटरेस्ट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे कोई डिविडेंड आपको मिला हो कोई किसी इक्विटी में या कोई इन्वेस्टमेंट में, तब उसका रिकॉर्डिंग एज ए इन्वेस्टमेंट इनकम हम इस अकाउंट में कर देते हैं, प्राइमरी इनकम वाले अकाउंट में। यहाँ पे रिजर्व एसेट जो होती है वो रिजर्व एसेट जो आईएमएफ के पास जो रिजर्व एसेट होती है उसमें जो कुछ इनकम यदि किसी रिजर्व बैंक को मिलती है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज इस प्राइमरी इनकम में की जाती है। तो इसमें आपको ये बात समझ में आएगी, कॉम्पेंसेशन, यदि कॉम्पेंसेशन मींस क्या है, नुकसान भरपाई जिसको हम कहेंगे। यदि किसी फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय को ये कॉम्पेंसेशन देना है या कुछ नुकसान भरपाई यदि देनी है तो कितनी देनी है या कितनी मिली है, इसके बारे में जो रिकॉर्डिंग होती है वो इसी प्राइमरी इनकम अकाउंट में की जाती है। उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी इनकम अकाउंट होता है। सेकेंडरी इनकम में आप स्पेशली ऐसा कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है उनके रिलेटेड ये अकाउंट होता है। यहाँ पे पर्सनल ट्रांसफर जो होती है, पर्सनल, मान लो कि आपका भाई अमेरिका में रहता है, वहां से आपको वो महीने में क्या करता है कि कुछ $10,000 आपको सेंड कर देता है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये पर्सनल ट्रांसफर हो गया। मान लो कि आपकी कोई सिस्टर जो है वो चाइना में रहती है और आप उनको महीने में $10,000 स्पेंड करने के लिए या खर्च करने के लिए उनको सेंड कर देते हो, तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो पर्सनल ट्रांसफर का होता है। तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन यदि इंडिया में एक साल में जितने होते हैं उन सभी का रिकॉर्डिंग इस सेकेंडरी इनकम वाला जो अकाउंट है उसमें की जाती है। वर्कर्स रेमिटेंस को या अदर करंट अकाउंट ट्रांसफर्स को, वो सब इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो सभी सेकेंडरी इनकम अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक प्राइमरी ओवरव्यू है, इतना डिटेल में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बेसिक लेवल पर या फर्स्ट लेवल पे आपको इन सभी का जस्ट इंट्रोडक्शन हो, इसी उद्देश्य मैंने आपको ये बताया है सेकेंडरी इनकम, प्राइमरी इनकम और सर्विसेज के बारे में। तो ये आपको पता चला होगा कि अब ये जो सेकेंडरी इनकम का जो बैलेंस होता है, प्राइमरी इनकम का जो बैलेंस होता है, सर्विसेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है और गुड्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है, इन चार अकाउंट्स का बैलेंस मिलाकर करंट अकाउंट बनता है। यही बात मुझे आपको समझानी थी। तो इसलिए हमने क्या किया था, ये जो चार्ट है इस चार्ट में हमने इन चार अकाउंट्स को सब पार्ट्स में यहाँ पे शो किया था करंट अकाउंट के। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई कंटेंट रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। करंट अकाउंट के बारे में तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कैपिटल अकाउंट को देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट में स्पेशली क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के नाम से ही आपको पता चलेगा कि कैपिटल जो असेट है या कैपिटल जो लायबिलिटी है, असेट हो या लायबिलिटी हो, तो उससे रिलेटेड यदि कोई एक देश अन्य देशों के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में होती है। कैपिटल अकाउंट का डेटा अगर आप चेक करोगे तो ये जो डेटा है या इसकी जो अमाउंट जो होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू करंट अकाउंट। ओके, स्पेशली इंडिया की, अगर मैं इंडिया रिलेटेड ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया का करंट कैपिटल अकाउंट की जो डिजिट जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू करंट अकाउंट। ओके, दी यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट एंड डेबिट इंटरेस्ट फॉर non-productive, non-financial asset and capital transfer between resident and non-resident। अब कैपिटल अकाउंट में दो कंटेंट्स रिलेटेड रिकॉर्डिंग की जाती है। एक तो जो नॉन प्रोडक्टेड नॉन फाइनेंशियल एसेट है
नॉन प्रोडक्टेड नॉन फाइनेंशियल एसेट। अब ये एसेट का एक टाइप है जिससे कि कोई नॉन फाइनेंशियल, इसका एक एग्जांपल मैंने नीचे रेड कलर में लिखा है। यदि कोई लैंड की ट्रेडिंग होती है, मान लो कि इंडिया है, इंडिया को अमेरिका में अपनी एम्बेसीज बनाने के लिए लैंड परचेस करना होगा, तो लैंड परचेस करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट से उसको परमिशन मिलनी चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट किसी एम्बेसी के लिए इस लैंड के बारे में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो लैंड रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होता है वो एज ए कैपिटल अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे याद कर लो, आपको कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर पता चलेगा। इसके साथ साथ यदि कोई कैपिटल ट्रांसफर हो, कैपिटल ट्रांसफर मीन्स आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कोई फाइनेंशियल कैपिटल जो होता है वो तो हम फाइनेंशियल अकाउंट में उसको कर देते हैं, मगर कोई एसेट रिलेटेड ट्रांसफर होता है ना, तो उसका रिकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल तो वही लिखा है, सच एज लैंड सोल्ड टू एम्बेसीज एंड सेल्स और लीज एंड लाइसेंस एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफर। यहाँ पे जो हम कोई यदि कोई देश किसी एक प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए कोई लाइसेंस इश्यू करता है या कोई प्रॉपर्टी जो होती है उसको लीज पे देता है या उसकी सेल्स करती है, तो ये इस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। मान लो कि वरी में एक बहुत बड़ी जगह है और उसको उस जगह को चाइना की एक कंपनी को लीज पे दिया है। ओके, तो ऐसे इस प्रकार का यदि कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो लीजिंग की जो अमाउंट होती है, लीज की जो अमाउंट होती है वो एज अ हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के कारण हम उसको इस बीओपी में स्पेशली कैपिटल अकाउंट में हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एग्जांपल आपको सुटेबल है। तो इसमें नॉन प्रोडक्टेड और नॉन फाइनेंशियल एसेट के साथ साथ कैपिटल ट्रांसफर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की जाती है इस कैपिटल अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंट की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंट में इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि जो फाइनेंस प्रोडक्ट जो होते हैं, फाइनेंस प्रोडक्ट आपको पता है किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में यदि कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। Financial account shows the net acquisition and disposal of financial asset and liabilities. Net acquisition and disposable means कुछ asset, जो asset हमें प्राप्त हुई है या जो asset हमें liability हमें देना है उससे related ये ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजेक्शंस appears in the balance of payment and because of their effect on the stocks of assets and liabilities। अब इसको फाइनेंशियल अकाउंट को बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का जो इम्पैक्ट है वो होता है। उसके साथ आल्सो इन द इंटीग्रेटेड आईआरपी स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल अकाउंट जो है, इस अकाउंट का समावेश जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक याद रखना है। एक तो है बीओपी में भी फाइनेंशियल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है, उसके साथ साथ जो मैंने कहा था कि दूसरा एक अकाउंट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ये आईआईपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वाला जो अकाउंट का पार्ट है उसमें भी फाइनेंशियल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। अब पूरी की पूरा इंक्लूड नहीं किया जाता है, कुछ कंटेंट्स इसमें भी आते हैं, कुछ कंटेंट्स बैलेंस बीओपी में भी आते हैं। तो जिस प्रकार से आपने फाइनेंशियल अकाउंट को पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के कुछ कंटेंट्स हम किसी दूसरे अकाउंट में भी हम उसको लेते हैं। ओके, जैसे कि करंट कैश जो होती है या कोई होता है तो उसकी इम्पैक्ट हम दो अकाउंट में भी हम उसको ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो बीओपी में भी आता है और आईआईपी में भी आता है। यही बात मुझे आपको बतानी थी। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आपको क्लेरिफाई कर देगा कि क्या है क्या नहीं है। द सम ऑफ द बैलेंस ऑन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट। इससे पहले वाले जो दो अकाउंट हमने देखे थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उन दो अकाउंट
का जो सम है, उनकी जो उनका जो डिजिट है, दोनों अकाउंट के डिजिट जो है उनको मिलाकर जो सम होता है, ओके, उनका सम जो होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का जो सम होता है, वो रिप्रेजेंट करता है द नेट लेंडिंग और नेट बोरोइंग बाय द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यदि पॉजिटिव है, सरप्लस में है, तो उसको कहा जाता है नेट लेंडिंग। और यदि इन दो अकाउंट्स का बैलेंस निगेटिव में है तो उसको कहा जाता है डेफिसिट, मगर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट बोरोइंग। ओके, लेंडिंग मींस कर्जा देना और बोरोइंग मींस लेना। okay. अब इसमें पॉजिटिव सिचुएशन कौन सी है, कर्जा देना आपके लिए अच्छा है या कर्जा लेना अच्छा है। मीन्स यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को कर्जा देते हो तो उससे आपको अर्निंग मिलती है, इंटरेस्ट के स्वरूप में, ब्याज के रूप में आपको वो अर्निंग मिलती है। ओके, तो लेंडिंग वाली सिचुएशन अच्छी होती है, बराबर है। यदि किसी देश की करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की जो सम होती है वो प्लस में है, तब उस देश क्या कहलाएगा, एज ए लेंडर कहलाएगा। वो देश अन्य देशों को कर्जा देता है, मींस इसके दो अकाउंट्स है वो सरप्लस में है। ओके, तो और नेट बोरोइंग जो होती है वो किसे कहेंगे, यदि इन दो अकाउंट्स का बैलेंस जो निगेटिव में है या डेफिसिट में है, तब उस देश की बीओपी या उस देश का करंट एंड कैपिटल अकाउंट कैसा है, हम कहेंगे उस देश का करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है। मींस इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो देश क्या है, नेट बोरोइंग करता है, मींस बोरोइंग करता है मींस कर्जा लेता है। ओके, तो कर्जा लेना अच्छी बात है या कर्जा देना अच्छी बात है। अब इसके हिसाब से यदि कोई आप पर्सनली अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये इसका आंसर आप दे सकते हो, किसी एक व्यक्ति को कर्जा देना अच्छा है या कर्जा लेना अच्छा है। अब ये काम, यदि काम अच्छा है या काम की जो जरूरत है उस पर डिपेंड करता है कैसा है ये सिचुएशन। उसी प्रकार से किसी देश में कर्ज लेने की और देने की जो सिचुएशन होती है, इससे हमें पता चलता है इन दो अकाउंट से, ठीक है। दिस इज conceptually equal to the net balance of the financial account। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे मैं बोलने वाला हूं। अब मान लो कि करंट अकाउंट 100 रुपए है और कैपिटल अकाउंट 2 रुपए है। करंट अकाउंट 100 रुपए और कैपिटल अकाउंट 2 रुपए है। ओके, अब इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 102 रुपए। अब इन दो अकाउंट्स का जो जोड़ होता है ना, उतना ही जोड़ उस देश की फाइनेंशियल अकाउंट का होता है, उतना ही, मींस फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस भी 102 आना चाहिए। अगर यदि ये दो अकाउंट्स मींस करंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस मैच होता है, ये कंसेप्चुअली इक्वल ही होता है, मैच ही होता है, क्योंकि यदि आपका करंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 102 आता है, तब आपके फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस भी 102 ही आएगा। अब ये डबल एंट्री सिस्टम का इम्पैक्ट है। कंसेप्चुअली ये दो अकाउंट, तीन अकाउंट का बैलेंस सेम ही होता है, ये याद रखना है आपको। एमसीक्यू में इतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर भी याद रखना कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो जोड़ होता है, जो सम होते हैं, उसका जो डिजिट होता है इन दोनों अकाउंट से मिलकर जो डिजिट बनता है, वही डिजिट फाइनेंस अकाउंट का होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, the financial account measures how the net lending to or borrowing from non-resident is financed। अब इन दो अकाउंट से ये पता चलता है कि यदि आपका किसी कंट्री का सरप्लस अकाउंट है तो वो किस प्रकार से मैनेज कर सकता है और डेफिसिट है तो किस प्रकार से मैनेज करता है। तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, आज का डिस्कशन हम यहाँ पे रोकते हैं, स्टॉप करते हैं आज की मीटिंग। कल 26 जनवरी होने के कारण कल तो छुट्टी होगी, मगर परसों हम
फिर मिलेंगे दूसरा कंटेंट लेके। इसी को भी हम थोड़ा सा रिवाइज करके नया कंटेंट, नया पॉइंट लेके हम परसों क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ पे आज का क्लास एंड कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लगाना चाहूंगा। आज हमारे साथ 7 लोग हैं, आकाश, अंकिता, गोलू, किरण, ममता, सपना। ठीक है, अपने नाम पूरा लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस आपकी लगनी है। तो ज्वाइन करते ही आप अपना पूरा नाम लिखा